नमस्कार, मैं हरकिरत सिंह स्वागत करता हूं एक बार फिर से केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों के अंदर। और आज की क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं ज्योग्राफी का जो टॉपिक है हमारे पास में चट्टाने और चट्टानों और उनका वर्गीकरण अपन देखेंगे आज की क्लास के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं बीए पार्ट फर्स्ट के लिए। और आज का टॉपिक आ चुका है आपके सामने चट्टाने और चट्टानों का वर्गीकरण देखते हैं। तो सबसे पहले आप चट्टानों को सामान्यतः तीन रूप में आप पढ़ते आ रहे हैं और ये कौन कौन से हैं। तो आग्नेय चट्टान है, अवसादी है और रूपांतरण चट्टान कहलाती है। आग्नेय चट्टान है, अवसादी है और फिर कौन सी आ जाएगी, रूपांतरित चट्टान आ जाएगी हमारे पास में। और ये चट्टानें कुछ इस प्रकार से अपने को देखने के लिए मिलेगी। यहां से आप सबसे पहले एक बात समझिएगा, आग्नेय, तो आग्नेय शब्द के अंदर है एक शब्द छुपा हुआ जिसे कहते हैं अग्नि। आग्नेय शब्द में एक शब्द जुड़ा हुआ है जिसका नाम है अग्नि। और अग्नि शब्द से समझेंगे कि ये चट्टानें जो हैं कैसे निर्मित होती हैं, ज्वालामुखी से निर्मित होती है, ज्वालामुखी लावा से निर्मित होती है। उसके बाद में आती है हमारे पास में अवसादी, जिसे कहते हैं सेडिमेंट रॉक कहा जाता है। और सेडिमेंट का अर्थ होता है कि बैठना या फिर जमना। सेडिमेंट का अर्थ क्या होता है, बैठना या फिर एक स्थान पर जमा होना, ये अवसाद कहलाएगा। और जब ये अवसाद चट्टान के रूप में हो जाता है तो अवसादी चट्टानों का निर्माण हो जाता है। तीसरे नंबर की हमारे पास में आएगी रूपांतरित चट्टान आएगी। अब रूपांतरित यानी जिसका रूप परिवर्तित होता है। तो इसमें दो कंडीशन लागू होती हैं, या तो किसी दबाव के कारण रूप परिवर्तित हो जाए या दबाव के साथ साथ तापमान भी यहाँ पर योगदान देगा। ये रूपांतरण किनका हो सकता है, तो आग्नेय चट्टान का भी हो सकता है और अवसादी चट्टान का भी हो सकता है। तो एक बार यहाँ पर एक बात समझिएगा कि आग्नेय चट्टान जो होती है ये चट्टानें प्राथमिक चट्टानें कहलाती हैं, प्राइमरी रॉक्स कहलाती हैं। और ये सेकेंडरी रॉक्स हमारे पास में कहलाएंगी अवसादी चट्टान। क्योंकि आग्नेय चट्टानें जो है ये पृथ्वी की उत्पत्ति जब हुई तो उसके होने के जस्ट बाद जो सबसे पहले चट्टान बनी है वो आग्नेय चट्टान ही बनी है। हमने पिछली वीडियो के अंदर हमने टॉपिक को किया था जिसके अंदर हमने पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में सिद्धांतों की चर्चा की थी। उसे आप वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और हम आगे बढ़ने वाले हैं और आज देखने वाले हैं कि उस पृथ्वी पर जो उच्चावच होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। एक प्राथमिक श्रेणी के होते हैं जिसके अंदर हमने देखा था महाद्वीप और महासागर होते हैं। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच जैसे पहाड़, पर्वत, पठार, मैदान, ये सब जो है द्वितीय श्रेणी के होते हैं। और तृतीय श्रेणी के जो होते हैं ये जैसे अपन देख लेते हैं कि अपर्दन और निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृतियां। अब इसमें जब आपने देखा कि पहली श्रेणी के उच्चावच वो तो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो महाद्वीप और महासागर बने। और द्वितीय श्रेणी के उच्चावच पहाड़, पर्वत, ये कैसे बने हैं, ये हलचल के कारण बने हैं। और इसी समय कौन सी चट्टानें आई हैं, या इन पहाड़ों में, पर्वतों में कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, तो आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। और ये आप समझ गए कि ये हलचल से पैदा हुए हैं, पर्वत पठार बने हैं, उनमें आग्नेय चट्टानें हैं। और आग्नेय चट्टानें ज्वालामुखी से बनती हैं क्योंकि इनका नाम ही अग्नि से संबंधित है। तो यहां पर अपन इनके बारे में आगे जब पढ़ेंगे तो हम दोनों में डिफरेंस करना आसानी से सीख जाएंगे। अवसादी चट्टान तीसरी श्रेणी के उच्चावचों को निर्माण करती है। जब अपर्दन होता है और वो अपर्दन जमा होता है, जैसे हमने नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों को देखा है, पवन द्वारा स्थलाकृतियों को देखा है, तो इस प्रकार से हमने वहां उस वीडियो को हमने रिकॉर्ड कर चुके हैं, उस टॉपिक पर चर्चा हो चुकी है, उसे भी आप देख सकते हैं। तो यहां पर आप समझिएगा कि यहां क्या होगा, अवसाद, यानी कि जब उसका कटाव होकर के एक साथ जगह पर जमाव होगा और वह जमाव पड़े पड़े क्या बन जाएगा, अवसाद बन जाएगा। तो उससे अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। तो यहां पर आप देखने से समझ गए हैं कि यहां पर हमें रंध्र युक्त मिलेगा। यहां पर क्या मिलेंगे, हमें रंध्र मिलेंगे यानी जिसमें छेद मिलेंगे। और यहां पर हमें परतें मिलेंगी, परत। क्योंकि जब आपने पहली बार
यहाँ पर अवसाद को जमा किया। जैसे घरों के अंदर लेडीज जो है वो झाड़ू लगाती है, अब झाड़ू लगाती है तो मिट्टी को इकट्ठा कर दिया एक जगह पर, जहां से मिट्टी को लाया गया वहां से अपर्दन किया गया है, जहां ला करके जमा किया गया है वहां निक्षेपण किया गया है। और एक बार किया, फिर अगली बार उसके ऊपर फिर से कर दिया, फिर कर दिया। इस प्रकार से जो अवसाद जमा हो जाएगा और ये अवसाद दबाव के कारण एक कठोर चट्टान के रूप में बदल जाएगा, तो ये इस प्रकार से अवसादी चट्टान का निर्माण हो जाएगा। और जब ये अवसादी चट्टानें लंबे समय तक दबाव में रहेंगी या आग्नेय चट्टानें दबाव और तापमान के कारण अंदर ही अंदर उसके अंदर कोई ना कोई प्रक्रिया चलती रहेगी, जिससे इनका रूप क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो रूपांतरित में ध्यान रखिएगा, केवल रूप परिवर्तन होता है, ना तो चट्टान के साथ में कुछ ऐड होता है, ना उससे लॉस होता है, ना चट्टानों का क्षीण होता है। चलिए, तो अब अपन इसको अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं आग्नेय चट्टान के बारे में। आग्नेय चट्टान, जिसमें आपको बताया कि इसका ग्रीक भाषा का शब्द इंगिस से इसका निर्माण हुआ है, और जो उसका अर्थ क्या है, अग्नि। और ये जो अग्नि है इसका यानी अग्नि जो है वो किस रूप में है, मेग्मा के रूप में है, और उस मेग्मा का जो टेम्परेचर है वो है 1000 डिग्री सेल्सियस, जो कि हमने ज्वालामुखी के टॉपिक के अंदर देखा है। नहीं तो इस टॉपिक की बहुत जल्द एक रिवाइज वीडियो लेकर के आने वाले हैं, जिसके अंदर हम लगभग 4 से 5 घंटे के अंदर पेपर फर्स्ट को पूरा अच्छे तरीके से और ओनली डायग्राम के साथ में करने वाले हैं। बात ध्यान रखिएगा कि आप जब एग्जाम में बैठते हैं तो आपके जितने अधिक आप डायग्राम बना सकें ज्योग्राफी के अंदर, जितने अधिक आप डायग्राम बना सकें आपको नंबर उतने ही अधिक मिलेंगे। थ्योरी कोई नहीं पढ़ता, ज्योग्राफी में थ्योरी का कोई मायना नहीं है। ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा मायना रहता है आपके डायग्राम्स का, इसीलिए मैं आपको डायग्राम के साथ में बताने वाला हूं। आगे वीडियो हम लेकर के आएंगे जिसके पूरा कंप्लीट हम डायग्राम ही डायग्राम लिखेंगे, तो उसको हम समझेंगे, ताकि अगर आपको उस प्रश्न से रिलेटिव थ्योरी कुछ भी समझ में नहीं आ रही है, तब भी आप एक पॉइंट अपना किसी ना किसी डायग्राम से मिल रहा है ना, तो भी हम वहां पर वो डायग्राम बना करके जरूर आएंगे। कॉपी को खाली नहीं छोड़ करके आना है और कचरा भी नहीं लिखना है, डायग्राम से भरी होनी चाहिए, नंबर आपके भरे हुए मिलेंगे। चलिए लौटते हैं वापस। अब आप इन चीजों को समझ करके चलें। देखिए, अब मेग्मा से निर्मित है, जब मेग्मा से निर्मित है यानी लावा है, अब लावा जमा हो जाता है, मेग्मा नीचे से आएगा, ऊपर आकर के लावा के रूप में जमा हो जाएगा और लावा धीरे धीरे ठंडा होगा। अब जब ठंडा होता है, जैसे आप देखते हैं कि आपने रोटी बनाई है, तो रोटी को बनाया, जब वो फूलने के बाद वो ठंडी होगी, तो उसके अंदर भाप कहीं ना कहीं से तो निकलेगी ना। जहां जहां से भाप निकलेगी वहां क्या बनेंगे, छेद बनेंगे, वहां छिद्र बनेंगे। तो इस प्रकार से ये जो चट्टानें होती हैं ये कैसी होती है, रवेदार होती है। और ये चट्टानें प्राथमिक है, ये अपन डिस्कस कर लिया है, प्राथमिक चट्टानें है, रवेदार है। अब इसमें परतें नहीं होती, इसमें परत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि देखो पूरा का पूरा लावा आ रहा है, एक साथ आ रहा है, पूरी की पूरी चट्टान बन रही है, और उसके अंदर जीवाश्म तो वैसे भी नहीं हो सकते। जीवाश्म मतलब कि जैविक पदार्थ, और जैविक तत्व कौन से होते हैं, जिसमें जीव जंतु है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है, जिसके पास ऑक्सीजन होता है वो जैविक होता है। अब ऑक्सीजन किसके पास में है, जीव जंतुओं के पास में है, प्राणी वर्ग के पास में है, और पेड़ पौधों के पास में है। तो ये सब जो होते हैं ये जैविक तत्व कहलाते हैं। तो इसमें जैविक तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा, क्योंकि लावा तो सबको इतना 1000 डिग्री टेम्परेचर है, यहाँ तो चट्टानें भी गल जाती हैं, लोहा भी पिघल जाता है, जो जितनी भी धात्विक वस्तुएं हैं वो भी पिघल जाती हैं, लेकिन वो पिघल करके उसके अंदर ही रहेंगे। परंतु जो जैविक पदार्थ होते हैं वो बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं। जब अपन लकड़ी को जलाते हैं तो लकड़ी बिल्कुल नष्ट होकर के राख में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसीलिए इसमें जैविक पदार्थ नहीं पाए जाएंगे या जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे, यानी अगर आप इसमें परतें भी नहीं पाई जाएंगी। और इसी के साथ एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर जीवाश्म नहीं पाया जाएगा तो जीवाश्म से ही बनते हैं क्या, ईंधन खनिज बनते हैं।
हैं। जीवाश्म से भी क्या बनते हैं? ईंधन खनिज बनते हैं। जैसे कोयला है, ये किससे बनता है? लकड़ी से बनता है। प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम है। तो ये जो पदार्थ है ना, ये ईंधन खनिज है। तो ये ईंधन खनिज नहीं मिलेंगे क्योंकि वो सड़ा देगा, सभी को जला देगा, तो इसलिए इसमें ईंधन खनिज भी नहीं मिलेंगे। तो क्या क्या समझे आप? आपने देखा कि ये प्राथमिक चट्टानें हैं, इसमें जीवाश्म नहीं है, और जीवाश्म नहीं है तो फिर इसी के साथ आप देखेंगे कि इसके अंदर ईंधन खनिज भी नहीं मिलेंगे। और ये चट्टानें भी कैसी होंगी? कठोर होंगी। तो ये चट्टानें कैसी होती हैं? कठोर चट्टानें होती हैं। अब कठोर तो ऑब्वियसली बात है कि कठोर होंगी क्योंकि इतनी अधिक जल चुकी हैं, तो जो भी उनके बीच का पदार्थ था वो खत्म हो चुका है, कठोर चट्टानें होंगी। और इन पर रासायनिक अपक्षय का प्रभाव कम पड़ता है। रासायनिक अपक्षय कम होता है। अपक्षय क्या होता है, इसका टॉपिक लेकर के आने वाला हूं मैं आगे, वो बता दूंगा आपको। रासायनिक अपक्षय, अपक्षय का मतलब होता है कि ये पड़े पड़े। अपक्षय को समझेंगे पहले। एक अपर्दन होता है, एक अपर्दन होता है और एक अपक्षय होता है। अब इसमें ये चट्टानों पे अपर्दन बहुत कम काम करता है, अपर्दन होता ही नहीं है इनका। मतलब कि ये चट्टानें घिसेंगे ना, इसको घिसाएंगे तो भी इनसे जो मलबा है वो अलग नहीं होता है, क्योंकि कठोर चट्टानें हैं। तो इन पर काम क्या करता है? अपक्षय काम करता है। अब अपक्षय का मतलब क्या होता है कि चट्टान का पड़े पड़े टूटना, पड़े पड़े एक स्थान पर पड़े पड़े टूटना। अब ये टूटना किस प्रकार से हो सकता है, इसे क्लियर हम अपक्षय के टॉपिक में करेंगे। लेकिन बस इतना ध्यान रखना कि रासायनिक अपक्षय कैसा होता है। जैसे कह देते हैं कि लोहे को जंग लगती है। अब लोहे को जो जंग लग रही है ना, ये किस कारण से लग रही है? ये उसके ऊपर रासायनिक प्रक्रिया काम कर रही है, और इस प्रकार से लोहा टूटने लगता है, बिखरने लगता है, पड़े पड़े ही बिखरने लगता है। तो ये उसका लोहे का क्या कहलाता है? रासायनिक अपक्षय कहलाता है। इतनी बात को समझ लेना। तो इस पर रासायनिक अपक्षय किसी काम का नहीं है, तो फिर इस पर कौन सा अपक्षय लगेगा? भौतिक लगेगा या फिर यांत्रिक लगेगा? ठीक है, यांत्रिक, अगर हम मतलब ये हथौड़े से इसको तोड़ सकते हैं तो ये बात होगी। भौतिक व रासायनिक यांत्रिक अपक्षय का प्रभाव अधिक होता है। अतः इनमें विघटन और वियोजन होते रहते हैं। इनमें विघटन और वियोजन, अपने आप विघटन और वियोजन इसके अंदर होता रहता है। और सतह पर नगण्य है, जबकि क्रस्ट का 90% भाग। अब देखिए जरा क्या बात हो रही है। अब ये चट्टानें जब पृथ्वी उत्पत्ति हुई तो उसके बाद में सबसे ऊपर जो क्रस्ट बनी है ना, जो उसकी भूप्रपट्टी बनी है, वो 90% भाग आग्नेय से ही बना है। 90% भाग इसका आग्नेय से ही बना है, परंतु ये ऊपर सतह पर कम अब मिलती है। क्यों? क्योंकि तो इस वजह से ध्यान रखेंगे आप, सतह पर ये बहुत कम मिलेंगी, परंतु इसका जो क्रस्ट है ना, जो पृथ्वी का क्रस्ट है, वो 90% भाग इन्हीं आग्नेय चट्टानों से ही बना है। क्लियर? तो ये बात इतनी आपको ध्यान रखनी है। इतनी अपने पास में पॉइंट हो चुके हैं। बहुत ही सिंपल पॉइंट है, अच्छे तरीके से बस समझने आपको। अब आप देख लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास में ये आग्नेय चट्टान पड़ी है, इसको कितना घिसाओगे ये नहीं घिसेगी, इसलिए इस पर अपर्दन काम नहीं करेगा। इसका क्या होगा? अपक्षय होगा, और वो अपक्षय होकर टूट करके बिखरती रहेंगी और धीरे धीरे ये क्या कन्वर्ट हो जाएंगी, ये मिट्टी में मिल जाएंगी। और इसमें क्या आपको मिलेंगे? शेड मिलेंगे। तो शेड मिलेंगे इसलिए इसको कहते हैं रवेदार कहते हैं। और जब इसमें रवेदार शेड है तो इसका मतलब इसके अंदर क्या नहीं मिलेगा? इसमें परतें नहीं मिलेगी, तो यहाँ परतें नहीं पाई जाएंगी। चलिए तो क्लियर करते हैं इतनी बात को। अब देख लेते हैं आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण करते हैं। तो ये किसके आधार पर करेंगे? मैग्मा के आधार पर, क्योंकि ये बन किससे रही है? मैग्मा से। और अब उस मैग्मा के अंदर जैसे जैसे सिलिका की मात्रा ऐड करते जाएंगे तो वो मैग्मा गाढ़ा होता जाएगा। वो क्या होता जाएगा? और भी गाढ़ा हो जाएगा। जितनी इसके अंदर मैग्मा के अंदर सिलिका की मात्रा जितनी कम होगी, मैग्मा उतना ही पतला होगा, और पतला होगा तो वो बिल्कुल लंबी कतार में बहता जाएगा, एक नदी की तरह बहेगा। और अगर गाढ़ा होगा तो फिर वो ज्यादा नहीं बह पाएगा, पास में ही इकट्ठा हो जाएगा। तो यहां पर देखते हैं कि अगर सिलिका की मात्रा 40 से 45 पाई जाती है तो ये अल्ट्रा बेसिक कहलाता है। और इसमें कौन सी चट्टान बनती है? पेरिडोटाइट चट्टान बनती है। इसमें चट्टान पेरिडोटाइट बनती है। 45 से 50 की बात करेंगे। मध्यम बेसिक कहलाएगा, और एंडेसाइट बनेगी चट्टान यहाँ पर। और ये दो चट्टानें जो है ये हमने ज्वालामुखी के टॉपिक में देखी हैं।
55% पाई जाती है तो इसे बेसिक यानी कि क्षारीय मेग्मा कहते हैं, क्षारीय कहते हैं। और इसमें बेसाल्ट का निर्माण होता है और अम्लीय से ग्रेनाइट का निर्माण होता है। जो अम्लीय मेग्मा होता है उससे ग्रेनाइट चट्टान बनती है और जो क्षारीय होता है उससे बेसाल्ट चट्टान बनती है। तो इस प्रकार से ये हमें चट्टानें मिलेंगी और यहीं पर आप ध्यान रखेंगे कि ये तो चट्टानें हैं। अब आग्नेय चट्टानें हमें भूगर्भिक भी मिलेंगी, भूगर्भिक, और हमें सतही यानी कि धरातलीय चट्टानें मिलेंगी, धरातल। आग्नेय चट्टान हमें धरातल पर भी मिलेगी और भूगर्भ में भी मिलेगी। क्यों? क्योंकि ज्वालामुखी फट रहा है तो वो भूगर्भ में भी कहीं ना कहीं जम सकता है और धरातल पर भी आ सकता है। तो जब धरातल पर आएगा तो उससे धरातल की चट्टानें बनेगी और भूगर्भ में ही जमा हो जाएगा तो वहां भूगर्भिक चट्टानों का निर्माण होता है। तो इसको हम आगे देखने वाले हैं कि कौन सी चट्टानें, जो किस प्रकार से चट्टानें जो बनती हैं। ये जो ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानें हैं ये धरातलीय चट्टानें हैं जो कि लावा के बाहर आने से निर्मित होती हैं। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा इसको। तो अम्लीय जब मेग्मा होता है तो तब इसमें क्या कंडीशन रहेगी, तब आप देख सकते हैं कि इन चट्टानों में सिलिका की मात्रा कितनी हो चुकी है, 60 से 65% हो चुकी है। अधिक सिलिका के कारण चट्टान के कण कैसे होंगे, बड़े होंगे। सिलिका की मात्रा अधिक है तो कण बड़े होंगे और बड़े होंगे तो इनसे पेगमेटिक चट्टान कहते हैं। और इन चट्टानों में फोल्सिक खनिज पाया जाता है, इनमें फोल्सिक होगा। और जो हमारे पास में बेसिक है यानी क्षारीय है यानी कि बेसाल्ट, उसमें फेरा मैग्नीशियम होता है और यहाँ फोल्सिक खनिज पाया जाता है। फेल्सपार और वह क्वार्टज मुख्य खनिज होते हैं और ये चट्टानें ग्रेनाइट होती हैं। इस प्रकार की चट्टानें कैसी होती हैं, ग्रेनाइट होती है। नेक्स्ट चलते हैं आगे देखते हैं बेसिक की बात करेंगे तो यहाँ पर सिलिका की मात्रा 55% है और इसके कण कैसे होंगे, मध्यम होंगे, छोटे होंगे। कण छोटे होंगे अम्लीय के तुलना में। और जैसे जैसे ये अपने पास में सिलिका की मात्रा कम होती जाएगी, मेग्मा उतना ही पतला होता जाएगा और जितना पतला होगा कण उतने ही क्या होंगे, बारीक होंगे। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जब हमारे पास में सिलिका की मात्रा 40 से 50 है तो हमारे पास में ये अल्ट्रा बेसिक है। 40 से 45 है तो अल्ट्रा बेसिक है। 45 से 50 है तो मध्यम बेसिक हो जाएगा और 55 हो गया, 50 से 55 हो गया तो ये बेसिक आ चुका है, बेसिक। और 55 से अधिक 60 से 65 हो गया है तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, अम्लीय आ जाएगा, अम्लीय आ जाएगा। और इसमें क्या हो रहा है, सिलिका की मात्रा बढ़ रही है, सिलिका की मात्रा बढ़ रही है। तो सिलिका एक हिसाब से आप यूं समझिए कि उसके अंदर रेत की मात्रा बढ़ रही है। अब रेत की मात्रा यानी राख की मात्रा बढ़ रही है तो राख जितनी ज्यादा होगी उसके कण उतने ही बड़े होंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। तो इसमें फेरेटिक या फेनेरेटिक किस कहते हैं, इसे फेरेटिक कहेंगे और दूसरी जो हमारे पास में थी इसे क्या कहते हैं, पेगमेटिक कहते हैं। पेगमेटिक, फेरेटिक और पेगमेटिक, दो बातें आ गई। और मुख्य खनिज कौन सा है इसमें, मोफिक यानी कि फेरा मैग्नीशियम। इसमें फेरा मैग्नीशियम है और उसमें फेल्सिक है, फोल्सिक उसमें खनिज पाया जाएगा। और इसके अंदर फेल्सपार व धातुलिक खनिजों की अधिकता रहती है और ये ऐसी चट्टानें कौन सी होती हैं, बेसाल्ट चट्टानें होती हैं। मध्यम बेसिक की बात करते हैं तो कण छोटे हो जाएंगे, एंडेसाइट चट्टान आ जाएगी। अल्ट्रा बेसिक में देखेंगे तो कण और भी छोटे हो जाएंगे और कणहीन हो जाएंगी। ये चट्टान कैसी हो जाएगी, कणहीन हो जाएगी और पृथ्वी के आंतरिक भाग में ही विकसित होती है। ऐसी चट्टानें कहाँ होती हैं, आंतरिक भाग में ही। क्यों, सिलिका बहुत कम है, सिलिका बहुत कम है तो मेग्मा बहुत पतला है और पतला है तो वो भूगर्भ के अंदर ही कहीं ना कहीं दरारों में वो मेग्मा चला जाएगा। तो इसीलिए आप इसको समझिएगा कि जो अम्लीय है वो ज्यादा मोटे हैं, बड़े कण हैं। तो बड़े कण हैं तो वो भूगर्भ में नहीं रह सकते, उनको तो नीचे से प्रेशर लगता जाएगा तो वो ऊपर उठते जाएंगे तो वो बाहर आएंगे। और जैसे जैसे कण छोटे होते जाएंगे उनकी गहराई बढ़ती जाएगी। चट्टानें हमें धरातल पर ना मिल करके धीरे धीरे भूगर्भ के अंदर मिलना शुरू हो जाएंगी। इसे आप कुछ इस कंडीशन से, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। आप अगर वहां पर बनाना चाहें तो इस प्रकार का डायग्राम आप बना सकते हैं कि जब यहाँ पर ज्वालामुखी उद्गारित हो, पहले जो ऊपर हमारे पास में यहाँ पर आकर के चट्टानें जो बनेगी, यहाँ चट्टानें बनेगी वो कौन सी होंगी, अम्लीय, अम्लीय यानी कि ग्रेनाइट। सबसे ऊपर क्या मिलेगा अपने को, ग्रेनाइट मिलेगा।
और उससे थोड़ा गहराई में जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, बेसाल्ट मिलेगा। बेसाल्ट यदि आपने क्लास नहीं देखी है तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना वाली क्लास को जरूर देख लीजिएगा। बेसाल्ट मिलेगा। ऊपर क्या मिला हमें, ग्रेनाइट मिला। ग्रेनाइट, अब ग्रेनाइट किससे मिला था, अम्लीय मैग्मा से, और बेसाल्ट किससे मिला है, बेसिक यानी क्षारीय मैग्मा से बना है, बेसिक से बना है। और बेसिक हो जाएगा यानी कि सिलिका की मात्रा कम हो जाएगी तो पतला हो जाएगा, मध्यम बेसिक आ जाएगा तो और नीचे मिलेगा, और अल्ट्रा बेसिक हो जाएगा तो और नीचे कहीं ना कहीं दरारों के अंदर फंस करके ये मैग्मा रह जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कण के आधार पर। अब कण के आधार पर तो वही अभी हमने देखा ही है कि बड़े कण हैं तो पेगमेटिक, और मध्यम कण है तो फेरेटिक। यानी ये कौन सी बात हो रही है, ग्रेनाइट, और ये कौन सी है, बेसाल्ट। यानी अगर हम और देखें तो ये किसकी बात हो रही है, अम्लीय की, और ये किसकी बात हो रही है, क्षारीय की। और क्षारीय को बेसिक कहते हैं, बेसिक मैग्मा कहते हैं। यानी इसमें मैग्मा कौन सा होता है, बेसिक होता है। और इसमें सिलिका की मात्रा कितनी होती है, 60 से 65% होती है, और यहाँ कितनी होती है, 50 से 55% होती है। तो सिलिका की मात्रा कम है, मैग्मा पतला है, बेसाल्ट चट्टान बनेगी। पतला है तो मध्यम कण होंगे, और गाढ़ा है तो बड़े कण होंगे। बड़े कण होंगे तो पेगमेटिक कहेंगे, छोटे कण होंगे तो फेरेटिक कहेंगे। इसके बाद में कणहीन होगा तो ग्लासी कहेंगे, कणहीन होगा तो ग्लासी। अब जैसे आप गिलास को देखते हैं ऐसे ही याद रख लेना, गिलास जो होता है वो गिलास हमें पारदर्शी क्यों दिखाई देता है, क्योंकि उसके कण इतने ही छोटे होते हैं कि वो आपस में चिपके होते हैं। वो अगर बड़े कण होंगे ना तो हमें दूर दूर दिखाई देंगे, हमें उसके अंदर कण दिखेंगे, लेकिन बहुत बारीक होने की वजह से कण दिखते ही नहीं है, तो इसीलिए वो क्या हो जाता है, पारदर्शी हो जाता है। जितनी अधिक उसकी सघनता बढ़ेगी, कण छोटे होंगे तो सघनता बढ़ेगी, तो ये पारदर्शी हो जाता है, जैसे हीरा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से तो ये कणहीन है तो पीच स्टोन, ऑब्सिडियन। अब इसके अंदर क्या होता है, मैग्मा अत्यंत पतला होने के कारण परत के रूप में जमा होता है। मैग्मा अत्यंत पतला है तो फिर वो क्या होगा, पहले एक बार जमा हो जाएगा, अगली बार फिर से जब ज्वालामुखी उद्गारित होगा फिर से वो पतला होगा तो दरारों में घुस जाएगा कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर मैग्मा एक परत के रूप में जमा होता है, जबकि बाहर जाकर के एक ठोस विशाल पिंड के रूप में जमा होता है। तो परत के रूप में जमा होता है, जिससे चट्टान में कणों का अभाव रहता है। इसमें क्वार्ट्ज खनिज की अधिकता होती है, जैसे पीच स्टोन, ऑब्सिडियन। क्लियर, तो ये हुई बात हमारे पास में इसके कण के आधार पर। तो क्या देखा, सिलिका के आधार पर 4 प्रकार, अम्लीय सबसे अधिक सिलिका, बेसिक उससे कम सिलिका, मध्यम बेसिक, अल्ट्रा बेसिक। ओके, अब अम्लीय है तो ग्रेनाइट चट्टान, और क्षारीय है तो बेसाल्ट चट्टान। कम से कम 2 का डिफरेंस, 2 का अंतर तो अच्छे तरीके से याद रखिए। अब ग्रेनाइट चट्टान क्योंकि अम्लीय है, क्योंकि मैग्मा गाढ़ा है तो उसके कण बड़े होंगे, और जब अपन देखेंगे बेसाल्ट चट्टान तो उसके कण क्या होंगे, छोटे होंगे। तो आप वैसे भी देखते हैं, जब अपन ग्रेनाइट, यहाँ पर ग्रेनाइट सिटी जालोर है तो यहाँ आप ग्रेनाइट देखते हैं तो उसके अंदर ग्रेनाइट में आपको कहीं ना कहीं वो मतलब कि दाग दिखाई देते हैं। अब वो दाग क्यों दिखाई देते हैं, ये दाग उसके कण है, ये कण है और इन कणों से मिलकर के वो ग्रेनाइट बना हुआ है। तो इस प्रकार से इसको ध्यान रखिएगा। और ग्रेनाइट हमें ऊपर मिलेगा, बेसाल्ट हमें नीचे मिलेगा। अब बात आती है हमारे पास में आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण, आंतरिक चट्टान। अब देखो, निर्माण स्थल के आधार पर, अब किसके आधार पर हम कर रहे हैं, निर्माण स्थल के आधार पर। इससे पहले किसके आधार पर किया था, कण के आधार पर, उससे पहले सिलिका के आधार पर। तो 3 प्रकार से हम इसका वर्गीकरण कर रहे हैं। निर्माण स्थल, अब अगर धरातल में निर्माण होगा, अब यही बातें सारी की सारी अपन यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, जब हमें बिल्कुल नीचे मैग्मा जमा हो जाएगा एक बड़े गुंबद के रूप में, तो इसे बेथोलिथ कहते हैं। लिथ जो शब्द होता है, लिथ शब्द जर्मन भाषा का ये शब्द है, जर्मन भाषा का शब्द लिथ है, जिसका अर्थ होता है चट्टान। इसका अर्थ क्या होता है, चट्टान। अब बड़ा गुंबद यानी कि जो मैग्मा है वो भूगर्भ में ही जमा हो चुका है तो बेथोलिथ कहेंगे। और अगर वो
भूगर्भ में ही जमा है, लेकिन कुछ इस प्रकार से है, इस कटोरे के नुमा, कटोरे नुमा है तो इसे लेपोलिथ कहेंगे। कटोरे नुमा है तो लेपोलिथ है, और इसको उल्टा कर देंगे तो लेकोलिथ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लेकोलिथ बन जाएगा। तो यहां पर दो बातें आ गई। अब जब ये जमा हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, जब यहां पर ये जमा हो जाएगा इस प्रकार से, मेग्मा का जमाव कुछ ऐसा हो जाएगा जिसके अंदर अपन देखेंगे कि भाई ये तो क्या हो गया, एक लहर के रूप में हो गया। तो जब इसे लहर के रूप में कहेंगे तो तब इसे कहेंगे फेकोलिथ। फेकोलिथ, ये फेकोलिथ हो गया। फेकोलिथ के अंदर क्या आ जाएगा? लहर आ जाएगी। यानी अब कोई भी जरूर थोड़ी है कि इसके अंदर जो हमें परतें मिलेंगी वो सीधी ही मिल जाए। वो हो सकता है कि ऊपर एक थोड़ी सी यहाँ पर कमजोर परत है, फिर नीचे कमजोर परत है, फिर इस प्रकार से कमजोर परत है। तो इस प्रकार से जो लहरनुमा जमा होगा उसे फेकोलिथ कहेंगे। फेको, और जो हमारे पास में है कटोरे नुमा, लेपो, और जो उसका उल्टा कर देंगे तो बन जाएगा लेको। तो को और ओ में ध्यान रखना है। को यानी कि इसको आप किस प्रकार से याद रखते हैं, ये आप अगर थोड़ी सी अपनी माइंड लगा करके अगर आप इसकी ट्रिक बनाते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से आपको याद हो जाएगा। अब पो मतलब पाना, पाना मतलब कि डालना। आते हैं इसके अंदर पाएंगे कटोरे में कुछ डालेंगे तो ये कटोरा पो यानी पा रहे हैं तो इसका कटोरे नुमा हो जाएगा, और उसका उल्टा कर देंगे तो को बन जाएगा यहाँ पे हमारे पास में। इसके अलावा देखिएगा अगर ये कुछ सीधा रूप में खड़ा हो जाता है, इस प्रकार से जमा हो जाता है तो इसे डाइप कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? डाइप कहेंगे। और यदि ये एक परत के रूप में जमा हो जाएगा तो इसे सील कहेंगे। सील या शीट कह सकते हैं, सील या फिर शीट कह देंगे। तो ये हो गया हमारे पास में। तो इस प्रकार से ये कौन सी है? आग्नेय आंतरिक चट्टान है। ये कौन सी है? आंतरिक। बाहर तो हम आएंगे, और जैसे ही बाहर आएंगे तो हमें बेसाल्ट, ग्रेबो और ग्रेनाइट, ये हमें चट्टानें मिलेगी, बाहरी चट्टानें जो होती हैं। चलिए देख लेते हैं बाहरी आग्नेय चट्टानें। अब बाहरी आग्नेय चट्टानें ग्रेनाइट, बेसाल्ट और ग्रेबो, ये बाहरी आग्नेय चट्टानें हैं। इसके अलावा जो काली मिट्टी बनती है, काली मिट्टी जिसे रेगुर कहते हैं, ये भी किससे बनी है? ये भी ज्वालामुखी निर्माण से बनी है, जो कि सबसे अधिक महाराष्ट्र के अंदर है। तो महाराष्ट्र के अंदर सबसे अधिक काली मिट्टी पाई जाती है, और वहीं पर काली मिट्टी जो होती है वो किसके लिए उपयोगी होती है? कपास की फसल के लिए। तो सबसे अधिक कपास उत्पादन करने वाला भी कौन रहेगा? महाराष्ट्र रहता है। और सबसे अधिक सूती वस्त्र की मिलें भी जो है वो कहाँ पे है? महाराष्ट्र के अंदर है। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेग्मा के बाहर लावा के रूप में ठंडा होने से निर्मित जो होती चट्टानें वो बाहरी चट्टानें होंगी, और इन चट्टानों में रवे बहुत छोटे छोटे होते हैं। रवे क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं। और बेसाल्ट इसका अच्छा उदाहरण है। इस चट्टान के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण होता है। जब ये चट्टान बिखरती है तो इससे काली मिट्टी का निर्माण होता है। ये आप देखेंगे ग्रेनाइट है। इसमें आपको पूरे अलग अलग पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग कलर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि इसके कण बहुत बड़े हैं, और यहाँ पर हमें बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। मतलब ज्यादातर ये काला रूप दिखाई दे रहा है और बहुत कम व्हाइट रूप दिख रहा है। इसका मतलब इसके कण थोड़े छोटे हैं। तो ये कौन सा मेग्मा है? बेसिक। और ये कौन सा मेग्मा है? अम्लीय। अम्लीय, ठीक है। तो ये इस प्रकार से ये अम्लीय, ये क्षारीय है, और ये आ गया हमारे पास में ग्रेबो। तो ये कौन सा? ग्रेबो है। ये आप आकार देख सकते हैं इसका, यहाँ पर इसको काउंट किया गया है। ये कितने हैं? लगभग 4-4.5 सेंटीमीटर का ये जो हमारे पास में पत्थर दिख रहे हैं, 4-4.5 सेंटीमीटर का पत्थर है। बहुत छोटा पत्थर है, यहाँ पे टुकड़ों के रूप में मिलेगा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ये जो है बहुत, इसका अच्छा उदाहरण कौन सा है? बेसाल्ट है, क्योंकि इसके रवे छोटे होते हैं, और ये इसके क्षीण होने से, क्षरण होने से इसका क्या होता है? काली मिट्टी का निर्माण होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो अब देखते हैं अवसादी चट्टानों के बारे में। तो अवसादी चट्टानें सेडिमेंट्री रॉक कहलाती है। सेडिमेंट्री, तो यहाँ पर भी आप समझेंगे तो सेडिमेंट शब्द का जो होता है उसका अर्थ होता है, सेडिमेंट का अर्थ होता है जमना। जमना यानी कि जमा होना या फिर एक जगह पर बैठना। पृथ्वी तल पर आग्नेय रूपांतरित चट्टानों के अपर्दन व निक्षेपण। अब अवसादी चट्टानों का निर्माण कैसे होता है? 2 क्रियाओं से होता है। अवसादी चट्टान कैसे बनती है? अपर्दन और निक्षेपण से।
तो ये कौन सी चट्टानें होंगी, वैसे भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि जितने भी हमने नदी के द्वारा निक्षेपण बनाया, जैसे हमने डेल्टा का निर्माण किया है, जैसे हमने हिम के अंदर टील का निर्माण किया है, ठीक है, हिमोड़ का निर्माण किया, तो ये सारे के सारे क्या है, ये सभी के सभी बन जाएंगे क्या, अवसादी चट्टानें बन जाएंगी। तो यानी इसमें किसका काम है, इसमें अपरदन और निक्षेपण के फलस्वरूप चट्टानों का निर्माण होता है। अपक्षय और अपरदन इन दोनों ही कंडीशन को क्या कहते हैं, आनाच्छादन कहते हैं। अपक्षय होना या अपरदन होना, इन दोनों को ही कहते हैं आनाच्छादन। तो आनाच्छादन से प्राप्त संयुक्त मलबे को टार कहते हैं। जो आनाच्छादन से प्राप्त जो मलबा होता है उसे टार कहते हैं। और टार को कण के आकार के आधार पर निम्न वर्गों में बांटा गया। जो टार, अब देखो, हो सकता है अपक्षय हो, अपक्षय होगा तो टुकड़े बड़े होंगे, अपरदन होगा तो टुकड़े छोटे होंगे। कैसे? अपक्षय का अर्थ होता है पड़े पड़े टूटना, एक ही स्थान पर बिना किसी बल के पड़े पड़े टूट जाना अपने स्थान पर, उसे अपक्षय कहते हैं। तो यहाँ पर कोई भी चट्टान है तो वो पहले बड़े टुकड़ों में टूटेगी, फिर उसके बाद में और छोटे, फिर उसका आधा, यानी एक बड़ी चट्टान है, पहले वो आधे 2 टुकड़ों में टूटी, फिर जो आधा हिस्सा था फिर वो आगे टूटा, फिर वो आगे टूटा। तो इस प्रकार से अपक्षय होता है। और अपरदन कैसे होता है? एक चट्टान है, उस पर हवा के द्वारा उसका बिल्कुल बारीक बारीक धीरे धीरे उसका अपरदन करते जाएंगे। जैसे आप समझिए कुछ इस प्रकार से कि जैसे व्हाइट बोर्ड होता है या ब्लैक बोर्ड होता है, उस पर आप चौक से लिखते हैं, और चौक से लिखते हैं जब अपन उसको साफ करते हैं तो वो चौक की जो पूरा का पूरा नीचे चौक बिखर जाता है, वो क्या हो रहा है, वो अपरदन हो रहा है। तो अपरदन होगा तो कण छोटे होंगे, और जैसे आप चौक को वैसे तोड़ दोगे बीच में से तो कण बड़े होंगे। तो कण जो इस प्रकार से जो संयुक्त कण है ये सारे के सारे, इनको टार कहते हैं। अपक्षय और अपरदन दोनों को मिलाकर के जो मलबा बनेगा वो टार है। अब उसमें से अलग अलग अपन निकाल लेते हैं कि जो शेलखंड होते हैं उसका कण 256 mm का होता है, यानी कि यहाँ पर बनेगा हमारे पास में कितना, 25.6 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 25.6 सेंटीमीटर हो गया। बोल्डर, अब बोल्डर एक कण है तो ये कण का आकार कितना होता है, तो 64 mm का। जो 64 mm का जो टुकड़ा होगा ना उसे बोल्डर कहेंगे, और अगर उससे छोटा होगा 32 mm का होगा तो उसे केबुल कहेंगे। केबुल और पेबुल, पेबुल से आप यहां पर क्या निकालेंगे, 4। तो जो 4 mm का है उसे पेबुल कहेंगे। और इस प्रकार से जो स्लेट होता है, स्लेट जो कण है ना, स्लेट के जो कण होते हैं वो कितने होते हैं, वो 1/32 mm होते हैं, यानी कि 1 सेंटीमीटर, यानी सॉरी यहां पर अपन इसको कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर को 32 हिस्सों में तोड़ दो। 1 सेंटीमीटर को 32 हिस्सों में तोड़ दोगे ना, तो तब जाकर के जब हमें कण मिलेगा ना, वो कौन सा है, स्लेट के कण होंगे। और सिल्ट के कण 64 हिस्सों में तोड़ना है। चिक्का हैं कि अरारोट को लीजिए, यानी कि चावल के आटे, कोई भी आटा है, जैसे आटा है, अब आटे के कण कितने छोटे हैं, क्या आप उसको नाप सकते हैं? क्या आप उसका एक कण उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते, क्योंकि उसका कण बहुत ही छोटा होता है। तो ये हुई बात गाद और चिका की। क्ले मृतिका बहुत ही बारीक कण, जिसको आप हाथ में पकड़ ही नहीं सकते, हाथ लगाओगे तो हाथ फिसलेगा, जिसमें हाथ फिसलता है ना, तो ऐसे जो पदार्थ होता है वो क्या होते हैं, क्ले और मृतिका होती है। और चलिए जल्दी से देखते हैं इसकी विशेषता क्या रहेगी। अब आप ध्यान रखिए, पहले आप इसको समझिए कि जब किसी भी पदार्थ का, जैसे अपना घर के अंदर झाड़ू लगाई, अब जब आपने झाड़ू लगाई है तो वो सारी की सारी मिट्टी जब आपने एक जगह पर ले जाकर के इकट्ठा कर दी, जो कचरा आपने इकट्ठा किया, अब उस कचरे के अंदर क्या है, उस कचरे के अंदर कहीं ना कहीं लोहे की कील भी हो सकती है, और उस कचरे के अंदर क्या होंगे, पेड़ों के पत्ते भी होंगे, और कुछ जीव जंतु कीड़े मकोड़े भी आपने उसके अंदर इकट्ठे कर दिए होंगे, और उसमें मिट्टी भी होगी। तो इस प्रकार से आपने उस पूरे पदार्थ को एक साइड में जमा कर दिया। तो आपने यहां से अपरदन किया, एक पूरे घर से अपरदन करके कोने में ले जाकर उसका निक्षेपण कर दिया। अब ऐसे ही डेली का काम रहा, यहां से अपरदन करते गए, वहां जाकर के जमा करते गए, तो आप देखेंगे कि वहां पर अब ढेर जो है धीरे धीरे बड़ा हो रहा है।
अब वो ढेर बड़ा हो रहा है तो नीचे वाले जो पदार्थ, जो आपने सबसे पहले पदार्थ यहाँ पे नीचे डाला था, वो नीचे बहुत ज्यादा दबाव के कारण जम चुका है और इनकी क्या मिलेंगे आपको, परतें मिलेंगी, क्योंकि एक जमा, फिर उसके बाद में आपने अगले दिन फिर जमा किया, फिर अगले दिन जमा किया, तो सभी का जो दबाव है, सभी के ऊपर दबाव अलग अलग तरीके से पड़ेगा। तो इस प्रकार से वो परत के रूप में होगा। तो एक बात तो ये समझिएगा कि ये परतदार होती हैं, इसमें रवे नहीं होंगे। अब इसमें जीवाश्म पदार्थ की अधिकता भी होगी, क्योंकि आपने उसके अंदर पेड़ों के पत्ते और कीड़े मकोड़े भी इकट्ठे कर दिए हैं, तो इसमें जीवाश्म पदार्थ होगा। और जीवाश्म पदार्थ होगा तो इसमें ईंधन खनिज भी मिलेंगे। जीवाश्म पदार्थ होगा तो इसमें ईंधन खनिज भी मिलेंगे और इसमें लोहे की कील है, यानी इसमें धात्विक खनिज भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास में इसकी विशेषता होती है, परतदार चट्टानें होती हैं, जीवाश्म की अत्यधिकता होती है, संपूर्ण क्रस्ट का 75% भाग पर अवसादी चट्टान है। जितनी भी पूरी क्रस्ट है उस पर 75% अब अवसादी बन चुकी है, क्योंकि आपने देखो जो हमारे पास में ये पृथ्वी है, तो ये पृथ्वी का ऊपर क्रस्ट होता है, उसके बाद में मेंटल है, उसके बाद में कोर है, पृथ्वी की गहराई पर जाने में। ये जो हमारे पास में ऊपर की जो क्रस्ट है, इसका 90% भाग जो है, 90% भाग आग्नेय चट्टानों से बना हुआ है, आग्नेय चट्टानों से। लेकिन ये आग्नेय चट्टानें अब अवसाद में कन्वर्ट हो चुकी हैं, तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि 75% भाग क्रस्ट पर मिलेगा। किनका? अवसादी चट्टानों का। अवसादी चट्टानों का जितनी भी अवसादी चट्टानें होती हैं, हालांकि अवसादी चट्टान आपको भूगर्भ में नहीं मिलेगी, आपको धरातल पर ही मिलेगी। अवसादी चट्टानें आपको धरातल पर ही मिलेगी, परंतु आग्नेय चट्टान अग्नि से बन रही है, लावा से बन रही है। अब लावा भूगर्भ में भी जमा हो सकता है और धरातल पर भी आ सकता है। तो आग्नेय चट्टानें भूगर्भिक भी हो सकती हैं और धरातलीय भी हो सकती हैं, परंतु अवसादी चट्टानें केवल और केवल धरातलीय होती हैं, भूगर्भिक नहीं होती। जैसे वो भूगर्भ में जाएंगी, दबाव लगेगा तो वो उनका रूप चेंज हो जाएगा, तो वो रूपांतरित कहलाएगी, अवसादी नहीं कहलाएगी। तो इस प्रकार से अवसादी चट्टानों का 75% भाग जो है वो क्रस्ट पर होता है, परंतु क्रस्ट के निर्माण में इसका योगदान मात्र 5% है। अब क्रस्ट का निर्माण, क्योंकि आप जानते हैं कि क्रस्ट का निर्माण किससे हुआ है? आग्नेय चट्टानों से हुआ है। तो आग्नेय चट्टानों से क्रस्ट का निर्माण हुआ है, तो फिर अवसादी कहाँ है? तो अवसादी का योगदान तो 5% ही है इस पूरी क्रस्ट को बनाने में। परंतु इस क्रस्ट के ऊपर जो भी लेयर आप देख रहे हैं, जो भी ये मिट्टी देख रहे हैं ना, जिस मिट्टी पर आप खड़े हैं, तो इस मिट्टी के जो 75% ये जो मिट्टी बनी है ना, ये अवसाद से ही बनी है। चलिए इसके बारे में आगे देखते हैं। तो ये हमारे पास में इसकी बातें क्लियर हो चुकी हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जीवाश्म मिलेंगे, परतदार होगी और इसमें ईंधन खनिज भी मिलेंगे और धात्विक खनिज भी मिलेंगे। चलिए तो अब बात करते हैं। तो ये इस प्रकार से हमारे पास में जैसे बिटुमिन स्कोल होता है, ये तो रूपांतरण का आगे बात हमारे पास में चाक लंप हो गया, ये सब हमारे पास में चट्टानें आ चुकी हैं। अब देखिए इसका प्रक्रम के आधार पर अगर हम बांटे इसको, तो प्रक्रम के आधार पर कितने प्रकार में बांट सकते हैं? यानी वायु से निर्मित, वायुड़ से निर्मित कौन सी होगी? जैसे लोयस का पठार है। अब ये लोयस का पठार है, पूरा पठार जमा हो चुका है, तो ये अवसादी चट्टान है। और ये अवसादी चट्टान लोयस का पठार किसने बनाया? वायु ने बनाया। हिमोड़ से बनने वाला अवसाद तिल कहलाता है। जलोढ़ से बनने वाला मैदान, मैदान कहलाता है। जलोढ़ से बनने वाली जो चट्टान है वो मैदान में होती है। भूमिगत जल जो बनाता है वो कार्स्ट बनाता है। कार्स्ट भूमिगत जल क्या बनाता है? कार्स्ट का निर्माण करता है। ये एक स्थलाकृति है। ये क्या है? एक स्थलाकृति है, जिसको इन टॉपिक्स के अंदर क्लियर किया जा चुका है। समुद्री लहरों के द्वारा किसका निर्माण किया जाता है? बीज का निर्माण किया जाता है। ये आप देख सकते हैं समुद्री लहरें हैं, इनके द्वारा ये बहुत ही लंबे लंबे बहुत दूर तक बीच का निर्माण किया जाता है, जहां पर लोग पर्यटक जो है वो जाते हैं, धूप सेकते हैं, आनंद लेते हैं इस वातावरण का। परंतु यहाँ पर आप देखेंगे कि जब समुद्री लहरों द्वारा जो निक्षेपित पदार्थ होता है उसे मोरेन कहते हैं। ये जो बीच पर जितना भी पदार्थ निक्षेपित किया गया है इसे क्या कहते हैं? मोरेन कहते हैं। और जब इस मोरेन के अंदर रेत की अधिकता होती है ना, तो इसे बालू तट कहते हैं। अब ये जो तट आपको दिख रहा है ये कैसा है? बालू तट है।
बालू, बालू में रेत, तो बालू इसमें रेत की मात्रा अधिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्माण प्रक्रिया के नाम। अब निर्माण की प्रक्रिया कैसी है? प्रक्रिया यांत्रिक भी हो सकती है कि किसी यंत्र के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। प्रक्रिया जो है इसकी वो रासायनिक भी हो सकती है और जैविक भी हो सकती है। यांत्रिक अवसादी चट्टानों में आप क्या देखेंगे कि जब क्ले, चिक्का, पेबुल या केबुल या बोल्डर इन सब का जमाव हो गया, इन सब का जमाव होगा, किसी भी कारणवश हो गया है, तो उससे जो चट्टान बनेगी वो ग्रेवेल बनेगी। और ग्रेवेल में यदि गोलाश्म कण होंगे और क्वार्ट्ज खनिज होगा तो वो कांग्लोमेरेट कहलाता है। तो ये बस उनके साथ जैसे जैसे पदार्थ जुड़ता जाएगा वो क्या चट्टानों का निर्माण अलग अलग तरीके से होता जाएगा। जैसे ब्रोसिया, ब्रोसिया में क्या होता है, ग्रेवेल में त्रिकोणीय कण हो जाएंगे तो ब्रोसिया बन जाएगा, और गोलाश्म कण होंगे तो कांग्लोमेरेट कहलाएगा। और ऐसे ही ग्रेवेल प्लस चिक्का यानी गाद और यहाँ क्ले ऐड हो जाएगी तो ये सिल्ट कहलाएगा। शेल का निर्माण कैसे होता है? सिल्ट का वृहत जमाव, शेल यानी चट्टान, सिल्ट का वृहत जमाव जिसमें केओलिन खनिज की अधिकता होती है। केओलिन खनिज का रासायनिक अपक्षय अपरदन नहीं होता। केओलिन जो खनिज होता है इसका रासायनिक अपक्षय या अपरदन नहीं होता है, इसलिए जल के लिए शेल अपारगम्य होती है। जो जल इसके अंदर नहीं जा पाता है क्योंकि इसमें रासायनिक कोई भी क्रिया नहीं हो सकती। हाइड्रोकार्बन खनिज सुरक्षित रहता है, इसमें हाइड्रोकार्बन खनिज होता है वो सुरक्षित रहता है, तो ये क्या होती है, शेल होती है। बलुआ पत्थर कैसा होता है? जिसमें रेत या बालू या सिलिका का गाद के साथ संयुक्त होना। सिलिका और गाद को जब आप मिक्स कर देंगे तो वो कौन सी बन जाएगी? बलुआ पत्थर बन जाएगा। नमक की बात करते हैं तो खारे पानी के वाष्पीकरण से निर्मित अवसाद जो होता है वो क्या होता है? नमक होती है। जैसे नमक आप देख सकते हैं कि नमक समुद्रों में निकाला जाता है, जैसे सांबर झील से नमक निकाला जाता है या डिडवाना से निकाला जाता है, तो वहां पर क्या किया जाता है, जैसे छोटी छोटी क्यारियां बना दी जाती है और उसमें नमक वाला पानी, उसमें खारा पानी डाल दिया जाता है और धीरे धीरे वो पानी जो होता है वाष्प बनकर जुड़ जाता है, तो वहां एक व्हाइट कलर की लेयर बच जाती है जो कि नमक बन जाता है। तो ये नमक जो है ये भी किससे मिल गया अपने को? चट्टान से मिल गया। अब नमक किससे मिल गया? यांत्रिक एक चट्टान से मिल गया अपने को। इसके बाद देखेंगे तो जैविक प्रक्रिया से कैसे अवसाद का निर्माण किया जा सकता है। जैविक प्रक्रिया, अब जैविक प्रक्रिया में कौन आएगा? जीव जंतु आएगा, जिसको ऑक्सीजन की जरूरत होगी, जिसको प्रकाश की जरूरत होगी, जिसके अंदर हर एक तत्व अपने को मिलेंगे। सॉरी, कार्बन की मात्रा जिसके अंदर होती है, हाँ कार्बन की मात्रा, ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन नहीं, कार्बन की मात्रा जिसके अंदर होती है ना, उसे हम जैविक पदार्थ कहते हैं। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है? जैविक इकाई द्वारा चट्टान का निर्माण किया जाता है। अब जैविक इकाई कौन सी है? चूना पत्थर और कोयला। अब चूना पत्थर का निर्माण कौन करता है? प्रवाल करते हैं। प्रवाल एक प्रकार का जीव होता है, प्रकार जीव होता है, और ये जीव क्या करता है? चूने पत्थर का विसर्जन करता है, चूने का विसर्जन करता है, जिससे वो जमा होकर के क्या बन जाता है? चूना पत्थर बन जाता है। और इसी प्रकार से इसी प्रवाल से ही लक्षद्वीप बना हुआ है। लक्षद्वीप जो बना है ना द्वीप, ये किससे बना है? ये प्रवाल द्वीप से बना हुआ है, यानी चूने से बना हुआ है। तो ये कितना कठोर बन सकता है? तो ये चूना पत्थर प्रवाल के द्वारा भी बनाया जा सकता है। कोयला, अब कोयला कैसे बनता है? वनों के अवसाद के रूप में जमा होने से कोयला बन जाता है, और इस प्रकार से कोयले का जो यानी अवसादों का जमाव होगा, लंबे समय तक पड़ा रहेगा, तो क्या हो जाएगा? कोयले का निर्माण हो जाता है। और इसकी प्रक्रिया को हमने एक क्लास के अंदर दोहराया भी था, वन क्षेत्र में हमने इसको देखा था। हाँ ना। रासायनिक प्रक्रिया, अब रासायनिक प्रक्रिया से यानी कि हम किसी न किसी पदार्थ, रासायनिक पदार्थों को मिक्स करके हम कोई चट्टान बना सकते हैं क्या? तो हाँ, चूना पत्थर को बनाया जा सकता है। कैसे? जल को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में और इसी के साथ कार्बनिक अम्ल द्वारा कैल्शियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। जल और कार्बन डाइऑक्साइड व कार्बनिक अम्ल द्वारा कैल्शियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है, और जब ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट एक अवसाद चट्टान के रूप में विकसित होता है तो चूना पत्थर का निर्माण होता है। इसी प्रकार से खड़िया या डोलोमाइट, खड़िया डोलोमाइट, इसमें जल,
कार्बन डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, इन सब के जमाव से डोलोमाइट का निर्माण होता है। तो अवसादी चट्टानें कैसी होती हैं? अवसादी चट्टानें, सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट मतलब जमा होना, जमना, एक जगह पर जमाव हो जाना। ये चट्टानें कैसे बनेंगी? अपरदन और अपक्षय से बन सकती हैं। और अपरदन और अपक्षय का जब एक जगह पर जमाव होगा तो पहले जमाव होगा तो परतदार होगा। इसका जमाव कैसा होगा? परतदार। ये चट्टानें परतदार होंगी, इनमें जीवाश्म मिलेंगे तो जैविक पदार्थ मिलेंगे अपने को, जैसे ईंधन खनिज मिलेंगे, और ईंधन के साथ साथ यहाँ पर धात्विक पदार्थ भी हमें मिलेंगे, धात्विक खनिज इसमें पाए जाएंगे। ये जो चट्टानें होती हैं ये धरातल पर ही पाई जाती हैं, भूगर्भ में ये चट्टानें हमें नहीं मिलने वाली। और क्रस्ट के ऊपर लगभग 75% जो है हमें अवसादी चट्टान मिल जाती है, कि जो भी अवसादी चट्टानें हैं उनका 75% क्रस्ट के ऊपर जमा हुआ है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये तो थी इसकी विशेषता। और इसके बाद इसके निर्माण कैसे हो रहा है? प्रक्रम के आधार पर, यानी किसी और के द्वारा निर्माण किया जा रहा है। जैसे वायु के द्वारा अपर्दन किया जाता है, नदी के द्वारा अपर्दन, हिम के द्वारा अपर्दन किया जाता है, तो उनका निक्षेपण भी तो होता है कहीं ना कहीं। और जहां निक्षेपण होता है वहां पर कोई ना कोई अवसाद जमा हो जाएगा और जिससे अवसादी चट्टान बन जाएगी। तो प्रक्रम के आधार पर हमने देख लिया, कण के आधार पर हमने देख लिया। सबसे बड़े कण होते हैं शेलखंड और सबसे छोटे कण होते हैं क्ले, मृत्तिका। बहुत ही कण छोटे होते हैं, जिसमें 1/8162 का जो होता है डिवाइड करेंगे तो जाकर के हमें बराबर भी हमने देख लिया। और उसके बाद हमने देखा निर्माण प्रक्रिया के आधार पर हमने देखा कि निर्माण कैसे हो रहा है। तो यांत्रिक प्रक्रिया से हो रहा है, ग्रेवेल बन रही है, कांग्लोमेरेट बन रही है, बलुआ पत्थर बन रहा है, नमक बन रहा है, ये यांत्रिक क्रिया से बन रहे हैं। और उसके बाद में जैविक प्रक्रिया से कैसे बन रही है? चूना पत्थर और कोयला, इसके दो बड़े एग्जाम्पल हैं जैविक प्रक्रिया से बनने वाले। और इसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि जो चूना पत्थर होता है ये प्रवाल के द्वारा विसर्जन किया जाता है, प्रवाल जीव के द्वारा छोड़ा जाता है। और कोयला जो होता है ये भी वनों के अवसाद से जमा होता है। इसके बाद हमने देखा आगे कि जैविक के बाद में हमने बात की रासायनिक। अब रासायनिक तौर पे जब हम जल और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बनिक अम्ल, इन सब से बाइकार्बोनेट जब बनता है तो उससे क्या बन जाती है? चूना पत्थर का निर्माण हो जाता है। और ऐसे ही खड़िया डोलोमाइट के लिए देखें तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ जमा होगा तो ये हमारे पास में डोलोमाइट बन जाता है। तो ये हमारे पास में थी। अब लास्ट रह गया है कणों के आधार पर। तो कणों के आधार पर इसे कहते हैं रोडेशिया, जिसमें बड़े कण होंगे, और इसमें कांग्लोमेरेट और ग्रेवेल आता है, बड़े बड़े कण होते हैं इसके अंदर। और ओरेशियस बनेगा हमारे पास में, तो इसमें मध्य कण होंगे जैसे शेल होती है। और रेजिलेशियस क्या बनेगा? रेजिलेशियस, इसमें महीन कण होते हैं और इससे चिक्का व क्ले बनती है। जैसे चिक्का और क्ले होती है उसमें बहुत ही महीन कण होते हैं। थोड़े बड़े कण होंगे तो शेल होगा, उससे बड़े कण होंगे तो कांग्लोमेरेट, ग्रेवेल होंगे। तो इस प्रकार से था। और जब हमने वहां बात की थी आगरे चट्टानों के अंदर, तो छोटे कण हैं तो अल्ट्रा बेसिक कहलाता है लावा। थोड़े और बड़े कण होते हैं तो मध्यम बेसिक है, फिर बेसिक आता है और फिर अम्लीय लावा आता है। तो बड़े बड़े कण होते हैं उसमें। ओके, इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये चूना पत्थर है, इस प्रकार का चूना पत्थर है। यहाँ पर हम देखेंगे तो ये हमारे पास में कोयला निर्मित बना हुआ है। डोलोमाइट कुछ इस प्रकार से पत्थर मिलता है हमें। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो अब आते हैं हमारे पास में अंतिम रूपांतरण या कायांतरण, जिसे मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स, इसमें क्या होता है ध्यान रखिएगा, केवल पदार्थ का रूप परिवर्तन होता है। केवल पदार्थ का रूप परिवर्तन होता है, नवीन निर्माण या क्षय नहीं होता। ना उसके साथ कुछ जुड़ता है ना उससे कुछ कम होता है, उसका जो है रूप चेंज हो जाता है। जैसे कारण क्या है? अब रूप चेंज होने का कारण दो है, एक तो दबाव प्लस तापमान काम करता है और एक केवल दबाव से भी चेंज हो जाता है। केवल दबाव रहेगा तो उसका रूप चेंज हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास में हथेली के ऊपर जब आप हथेली का दबाव लगाएंगे तो आप देखेंगे जो लाल रंग की हथेली थी वह व्हाइट हो चुकी है। तो उस पर क्या हो गया? क्योंकि यहाँ पर दबाव लग गया। तो ये दबाव से इसका रूप चेंज हो चुका है। क्या इसमें कुछ
जुड़ा या इसमें से कुछ कम हुआ, कुछ कम नहीं हुआ, लेकिन फिर भी यहाँ पर रूप परिवर्तित हो चुका है। एक्सपीरियंस यानी आप करके देख लेना इसको प्रैक्टिकली, दबाव लगाना, पूरा मुट्ठी को अच्छे से बंद कर लेना और फिर इसको छोड़कर देखना, आपको यहाँ पर व्हाइट व्हाइट दिखेगा। तो ये रूप परिवर्तित है, किस कारण से? दबाव के कारण से। ऐसे ही दबाव और तापमान के कारण से, जैसे रोटी बनाते हैं तो रोटी जो बनाई जाती है तो ये तो केवल तापमान का काम करता है, यहाँ पे इसमें दबाव नहीं होता है। तो ये दबाव और तापमान कहाँ लगते हैं? धरातल के अंदर लगते हैं। तो अंदर जब ये चूना पत्थर पड़ा रहेगा, दबाव और तापमान से ये मार्बल बन जाएगा। एंथ्रेसाइट जो कोयला होता है ये डायरेक्ट हीरे में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर ये दबाव और तापमान इस पर दोनों काम करेंगे तो। यदि इस पर केवल दबाव काम करेगा तो पहले पीट कोयला लिग्नाइट में कन्वर्ट होगा, लिग्नाइट बिटुमिन्स में कन्वर्ट होगा, बिटुमिनस एंथ्रेसाइट में, एंथ्रेसाइट ग्रेफाइट में, ग्रेफाइट फुलरिन बनेगा और फुलरिन से जाकर के क्या बनेगा? हीरा बनेगा। तो ये सारे के सारे जो यहाँ तक की बात है ये सारी किसकी है? कोयले की बात हो रही है, कार्बन की बात हो रही है यहाँ पर। तो इस प्रकार से केवल दबाव के कारण है। अब दबाव के कारण अब इसको एंथ्रेसाइट को हीरा बनने में समय कितना लगा कि एंथ्रेसाइट से ग्रेफाइट, ग्रेफाइट से फुलरिन, फुलरिन से हीरा बना। ये 4 स्टेप है, तो इनकी बजाय एक ही स्टेप में हीरा बन सकता है यदि उस पर दबाव और तापमान दोनों लगाए जाए तो। और इस प्रकार से बलुआ पत्थर से बनता है क्वार्ट्ज, सिल्क से बनता है स्लेट, स्लेट से बनता है शिस्ट, शिस्ट से बनता है सर्पेंटाइन। तो इस प्रकार से ये केवल दबाव की बात हो रही है। और यहाँ पर कौन सी चट्टानें हैं? सारी की सारी अवसादी चट्टानें हैं। ये सारी चट्टानें कौन सी हैं? अवसादी है, दोनों की दोनों। नमक अवसादी चट्टान है, नमक से काला नमक बन जाएगा और काले नमक से चट्टानी नमक बन जाएगा। नमक अगर व्हाइट होता है, पड़ा पड़ा रहेगा तो काला नमक हो जाएगा, और काले नमक के बाद में जमाव से दबाव और तापमान दोनों से क्या हो जाएगा? यहाँ पर चट्टानी नमक बन जाएगा। और अंत में देखते हैं कि आग्नेय चट्टानों का भी क्या रूप परिवर्तित होता है। तो जी हाँ, ग्रेनाइट जो होती है वो नीच में कन्वर्ट हो जाती है और बेसाल्ट चट्टान ग्रेवो में कन्वर्ट हो जाती है। बेसाल्ट चट्टान जो कि बेसिक मेग्मा से निर्मित हुई थी और ग्रेनाइट चट्टान जो कि अम्लीय मेग्मा से बनी थी, ये इनका भी रूप परिवर्तित हो जाता है। और ये रूप परिवर्तित ऐसे चलता रहता है, जिसे रोक साइकिल कहते हैं। रोक साइकिल कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखते हैं कि अपर्दन हुआ, यहाँ से अपर्दन हुआ, पानी के द्वारा अपर्दन किया गया और ये अपर्दन यहाँ जाकर के जमा हो गया, जिसे अवसाद कह दिया। अब अवसाद के ऊपर दबाव लगता गया तो ये दबाव गहराइयों में चला गया, जहां पर क्या चला गया? मेटामॉर्फिक चट्टान बन गई, यानी रूपांतरण चट्टान बन गई। और ये रूपांतरण चट्टान मेग्मा मेल्ट होकर के क्या बन गई? मेग्मा बन गई। और मेग्मा जब बाहर आया तो क्या बन गया? इग्नियस बन गया, यानी कि आग्नेय चट्टानों का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार से बना। और आग्नेय चट्टान फिर से किसी कारणवश अपक्षय या अपर्दन से क्या बन गई? अवसाद में कन्वर्ट हो गई। तो इस प्रकार से रोक साइकिल जो है चलता रहता है। और ऐसा नहीं कि सबसे पहले आग्नेय चट्टान अवसाद में कन्वर्ट होगी और फिर जाकर के रूपांतरण बनेगी, नहीं। आग्नेय चट्टान जो होती है ये डायरेक्ट मेग्मा में भी कन्वर्ट हो सकती है दोबारा से, मतलब चट्टान है, भूगर्भिक चट्टान है, दोबारा से मेग्मा किस बन जाएगी। और ये आग्नेय चट्टान डायरेक्ट किसमें जा सकती है? मेटामॉर्फिक में भी जा सकती है, यानी रूपांतरण में भी जा सकती है। क्या काम करेगा यहाँ पे? यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर दोनों काम करेंगे, यानी दबाव प्लस तापमान। दबाव और तापमान से क्या बन जाएगा? यहाँ पे हमारे पास में मेटामॉर्फिक चट्टान बन जाएगी, रूपांतरण चट्टान बन जाएगी। और इसी प्रकार से रूपांतरण चट्टान भी किसमें जा सकती है? अवसाद में बन सकती है। किस कारण से? अपक्षय से या फिर अपर्दन से। क्लियर? और इसी प्रकार से अवसादी चट्टान किसमें जा सकती है? मेटामॉर्फिक में। किस कारण से? हीट एंड प्रेशर से जा सकती है। तो इस प्रकार से इसका रोक साइकिल जो है वो इसी प्रकार से चलता रहता है। और हमारे पास में जो था वो आज की क्लास में इतना ही था। बहुत दिनों के बाद में क्लास को कंटिन्यू किया है और इसी प्रकार से क्लास को आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें और जिन्होंने वीडियो को अंत तक जरूर देखा है उनके लिए धन्यवाद है हमारी तरफ से। और इसी प्रकार से वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दें। बहुत जल्द हम लेकर के आ रहे हैं आपके पास में रिवाइज कोर्स, जिसके अंदर हम कर देंगे 3 से 4 घंटे के अंदर पूरा फर्स्ट पेपर क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।